उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होगा। थामी सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार गैरसैंण और भराड़ीसैंण के विकास के लिए गंभीर और वचनबद्ध है। अग्रवाल ने कहा कि आंदोलनकारियों की भावना थी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हो। यही कारण रहा कि पहली बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 15 अगस्त 2017 को ध्वज फहराया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गैरसैंण प्रेम मात्र दिखावा है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भांग चढ़ा रखी है। करण माहरा का कहना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए, जो बगैर सोचे समझे इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और अंकिता मारी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है। भवन बनाने से लेके सारी कुछ तो कांग्रेस ने किया। टेंट में कांग्रेस ने वहां वो लगाया। तुमने 2 साल से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद वहां एक दिन का सत्र नहीं बुलाया और तुम कांग्रेस पे आवाज लगा रहे हो। तुम्हारे कार्यकाल में बेटियों के बलात्कार हो रहे, महिलाओं के बलात्कार हो रहे, अंकिता मर रही है और तुम उसमें भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आज तुम विधानसभा के मामले में कांग्रेस के आरोप लगा रहे हो। क्या भांग चढ़ा रखी है? तो वहीं उत्तराखंड में मीटर चालू बत्ती गुल की शिकायतें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ऐसी शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में ये सच्चाई सामने आई है। आपको बता दें कि आयोग के शिकायत निवारण मंचों के पास सबसे ज्यादा मीटर और बिल से संबंधित शिकायतें आई हैं। एक साल में मीटर और बिजली बिल से जुड़े सबसे ज्यादा 698 मामले किए गए दर्ज। आयोग के द्वारा इन शिकायतों के निवारण हेतु 9 शिकायत निवारण मंच भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि नियामक आयोग अपने स्तर से भी मीटर जैसी शिकायतों के लिए यूपीसीएल को दे चुका है निर्देश। ऑनलाइन प्रक्रिया भी की जा रही है तैयार। शिकायत निवारण मंच में मीटर की शिकायतें आई सामने। देहरादून में 92, हरिद्वार में 100, श्रीनगर गढ़वाल में 9, उत्तरकाशी में 103, कर्णप्रयाग में 112, हल्द्वानी में 77, रुद्रपुर में 170, अल्मोड़ा में 13 और पिथौरागढ़ की अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़ में 22 शिकायतें अभी तक सामने आई हैं। उत्तराखंड प्रदेश में बत्ती गुल लेकिन मीटर चालू की शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड की बात की जाए तो बत्ती गुल मीटर चालू वाली शिकायतें लगातार उत्तराखंड में सामने आ रही है और विधानसभा सत्र के दौरान भी इस बात को रखा गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? यशराज, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बत्ती गुल मीटर चालू की लगातार शिकायतें आ रही हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया भी इसको लेकर तैयार की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को बिजली बिल काफी ज्यादा आती है। यहाँ पर ये परिस्थिति बहुत दिनों से, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है। जब बात की जाए यदि प्रदेश की राजधानी देहरादून की, तो प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी लगातार लोग बिजली बिल आने से परेशान हैं। बिजली बिल आने के कारण लोगों में काफी ज्यादा एक बिजली विभाग के द्वारा डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि जब बिजली बिल काफी ज्यादा आ जाती है और लोग बिजली बिल जमा जब नहीं कर पाते हैं तो बिजली काट ली जाती है। इसी को देखते हुए विधानसभा में शीतकालीन सत्र में भी इस बात को उठाई गई और सबसे बड़ी बात है कि शीतकालीन सत्र में जो यह बात उठाई गई तो उसमें से सबसे ज्यादा बिजली बिल यदि कहीं की शिकायत यदि रीड की गई है तो वह शिकायत है अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग जिले की। वहां पर 172 के आसपास ये बिजली बिल की शिकायतें आई है। यूं तो शिकायतों में सिर्फ बिजली बिल को लेकर के है, ना कि नए कनेक्शन को लेकर के नहीं है, अन्य कोई परेशानियां नहीं है। लोगों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं बिजली बिल में अर्थिंग भी काम कर रहा है। अर्थिंग के आने की वजह से बिजली बिल लोगों को की काफी ज्यादा आती है। वहीं एक साल में मीटर और बिजली बिल से जुड़े कुल
698 मामले अभी तक आ चुके हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है कि बिजली बिल उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहा है। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी प्रत्येक महीना यहाँ पर लगभग 3000 से 3500 बिजली बिल एक परिवार को, छोटे से परिवार के आ जाता है। वहीं जब सदन में इसकी बात रखी गई इस पटल पर, तो एक आयोग बनाया गया और इस आयोग ने निवारण हेतु 9 शिकायत कमेटी का गठन किया है। यानी कि इस शिकायत को देखने के लिए 9 निवारण कमेटी का गठन किया गया और साथ ही साथ ऑनलाइन कमेटी भी गठित की गई है, ताकि जिन भी लोगों को कुछ परेशानी होती है बिजली बिल संबंधित, मीटर संबंधित या अन्य किसी भी कारण से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, तो वो सीधा बिजली ऑनलाइन के द्वारा भी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए पहाड़ों की, तो पहाड़ों में भी बिजली बिल काफी ज्यादा आ रही है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाह रहा हूं कि देहरादून में करीब 92 शिकायतें आ चुकी है, हरिद्वार में 100 शिकायतें, श्रीनगर गढ़वाल में 9 शिकायतें, उत्तरकाशी में 103, कर्णप्रयाग में 112, हल्द्वानी 77, अल्मोड़ा 13 और पिथौरागढ़ में कुल 22 शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं। वहीं शिकायत निवारण मंच भी लगातार इस पर काम कर रहा है। लगातार ये लोगों के विषय में जानकारी ले रहा है कि आखिर क्यों घर घर जाकर के क्यों बिजली बिल ज्यादा आ रही है, और इसके कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब बिजली बिल अधिक आ जाती है तो लोग ठीक ढंग से बिजली बिल जब जमा नहीं कर पाते हैं, तो बिजली काटने वाले अधिकारी आते हैं और इसको बिजली काट कर चले जाते हैं। लोग उनसे आग्रह भी करते रहते हैं कि उनकी बिजली को ना काटा जाए। उन्होंने आवेदन दे रखा है कि उनके बिजली बिल उनकी काफी ज्यादा आती है, लेकिन वो अधिकारी मानने को तैयार नहीं होते। इस कारण से लोगों में खासा गुस्सा एक देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है इसको लेकर के। वहीं जब मैंने बात की, कई लोगों से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक महीने का 3000 से 3500, कहीं कहीं तो 4000 रुपए तक का बिजली बिल आ जाता है एक महीने के अंदर। यानी गर्मी में भी जिनके पास मात्र जो 2 कमरा है जिनके पास, उनका भी 3500-4000 हजार रुपए का बिजली बिल आता है। इस बाबत कई बार शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन अधिकारियों को कान तक जरा सा भी जू नहीं रेंग रही है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं अर्थिंग की भी कुछ समस्या हो सकती है, इसका निवारण जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं इसके निवारण की कोई अधिकारी सूद भी नहीं ले रहे हैं। लोगों में खास आक्रोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जो एक राज्य है, यह बिजली तो अलग खरीदा जाता है, लेकिन यहाँ पर बिजली पैदावार भी होती है। जब पैदावार होती है तो आखिर क्यों इतनी ज्यादा बिजली विभाग इतनी ज्यादा कहा जाए कि क्यों नाकामयाबी है यहाँ पर अपने काम करने के तरफ से, क्यों वह कामयाब नहीं हो पा रही है। हर विभाग में तो बहुत उत्कृष्टता के साथ काम की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनका सारा विभाग जो है वो अपने आप में एक उत्कृष्ट विभाग होगा। जितने भी विभाग है यहाँ पर, सारे विभाग, यहाँ तक कि 2025 में जब उत्तराखंड रजत जयंती, अपना राज्य गठन का रजत जयंती मनाएगा, तो उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में आएगा। लेकिन बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर कहीं से भी यह देखने को नहीं मिल रहा है कि लोग इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिजली मीटर भी लगी हुई है। यहाँ पर बिजली मीटर में ये इस घर के भी आगे जहां पर मैं खड़ा हूँ यही परेशानी है। इन्होंने अपनी परेशानियां भी मुझे बताई, लेकिन किया क्या जा सकता है। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने आवेदन दे रखा है, तो उन्होंने मैंने आवेदन दे रखा है, लेकिन इस बाबत अभी तक कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं ली गई है। जी चलिए यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड में लगातार अगर बात की जाए तो बिजली बिलों को लेकर एक साल से 698 मामले बिजली बिलों को लेकर दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पद जल्द भरे जाएंगे। प्रभारी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉक्टर आर राजेश कुमार द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को मद्देनजर रखते हुए दवाइयों की कमी को दूर किया जाए। प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चिकित्सा इकाइयों में रिक्त पदों को शीघ्र अतिशीघ्र भरने के निर्देश दिए और नवसर्जित निर्माणाधीन चिकित्सा इकाइयों में पदों को सृजित कर शीघ्र भरे, ताकि नव निर्माण चिकित्सा इकाइयों का लाभ आमजन को मिल सके। प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि प्राय रूप से देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य इकाइयों में दवाइयों की कमी देखी जा सकती है, जो कि निंदनीय विषय है। तो ट्रांसफ़र तो एक रूटीन प्रोसेस है, और जब समय आएगा तो वो लिस्ट आउट होगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है HR मैन पावर की जो कमी है, जो अभी फ़िलहाल नर्सेस में है। अब चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा दोनों संवर्ग मिला के हमारे 2600 नर्सेस हैं, जो हम लोग इमीडिएटली
भर देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पद जल्द भरे जाएंगे। प्रभारी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉक्टर आर राजेश कुमार द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को मद्देनजर रखते हुए दवाइयों की कमी को दूर किया जाए। प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चिकित्सकों इकाइयों में रिक्त पदों को शीघ्र अतिशीघ्र भरने के निर्देश दिए और नव सर्जित और निर्माणाधीन चिकित्सा इकाइयों में पदों को सर्जित कर शीघ्र भरे ताकि नव निर्माण चिकित्सकों इकाइयों का लाभ आमजन को मिल सके। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने की वित्तीय भौतिक प्रगति की समीक्षा। स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पद भरे जाएंगे जल्द। स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पद जल्द भरे जाएंगे। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने की वित्तीय भौतिक प्रगति की समीक्षा। ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता हिमांशु बरमोला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड के देहरादून की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की बात यहां पर सामने आ रही है, जहां पर अगर बात करें प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने वित्तीय और भौतिक तरीके से समीक्षा बैठक की है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरी बैठक को लेकर और किस तरीके से अब खाली जो पद हैं उनको भरने के प्रयास किए जा रहे हैं? जी देखिए, उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य प्रभारी सचिव हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने एक समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो पद खाली हैं उन्हें भरा जाएगा और जल्द ही उसमें स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के मद्देनजर दवाइयों की कमी को भी दूर किया जाएगा और कई तरीके की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की बात कही गई है, क्योंकि एक पहाड़ी राज्य और पहाड़ी राज्य होने के नाते दूर दराज के इलाकों में कभी दवाइयां नहीं पहुंच पाती है, तो कहीं डॉक्टरों की कमी है, कहीं नर्स की कमी है। तो जहां जहां पर ये कमियां हैं वहां पर नवसृजित पद किए जाएंगे और उन्हें भर दिया जाएगा और जो आमजन को लाभ नहीं मिल पा रहा था उस सरकारी सेवाओं का उसे भी पहुंचाने का अब ये एक समीक्षा बैठक की गई उसके लिए। और उनका साफ कहना है कि आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता जो है सभी चिकित्सा इकाइयों में हो, सभी जितने भी हॉस्पिटल है सरकारी, वहां पर जरूरी दवाइयां मिलनी चाहिए और साथ ही साथ जो योजनाएं पूर्व में चल रही हैं उनकी जानकारी भी जनता को होनी चाहिए। जी दीदी। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आपको सीधा लेकर चलेंगे दिल्ली के शाहदरा, जहां पर एमसीडी चुनाव के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। 4 दिसंबर का दिन होगा, 4 दिसंबर का दिन होगा। सभी लोग जितेंद्र भाई सब आपके, चलिए ऊपर ऊपर हाथ जोड़ो।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही है और इस दौरान वह यहां द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्टेट स्थित आशियाना में रात्रि विश्राम करेगी। राष्ट्रपति 8 व 9 दिसंबर को देहरादून में रहेंगी। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम शासन और संबंधित संस्थाओं को मिल चुका है। राष्ट्रपति मुर्मू 8 दिसंबर को देहरादून पहुंचेगी। इसके बाद वह राजभवन जाएंगी। रात को वह आशियाना में विश्राम करेगी। 9 दिसंबर को राष्ट्रपति पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भावी आईएएस अफसरों को संबोधित करेगी। इसके बाद दिन में दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा जंगवाल ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां तेजी से चल रही है। बताया जा रहा है कि वीवी के समारोह में करीब 650 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। वहीं करीब 36 को गोल्ड मेडल और 16 को पीएचडी अवार्ड मिलेंगे। कॉन्वोकेशन में वो कॉन्वोकेशन एड्रेस देंगी और 1 घंटे का उनका कार्यक्रम कॉन्वोकेशन का है। इसके साथ ही वो सरकार और हमारा एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक और कार्यक्रम है जिसमें उत्तराखंड की विमेन अचीवर्स को वो सम्मानित करेंगी, उनसे वो बातचीत करना चाहेंगी क्योंकि स्वयं में हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक विमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं। तो वो उन सारे विमेन अचीवर्स को जिन्होंने ग्रास रूट से उठकर अपने को सिद्ध किया और जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत में एक बिल्कुल निर्णायक संदेश दिया, ऐसी महिलाओं से भी बात करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ एहसन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहसन पंत, आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही हैं। क्या कुछ तैयारियां उनके इस पूरे दौरे को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पदार्पण होने वाला है और ये तकरीबन जो तारीख मुकर्रर की गई है जिसके लिए शासन जी एहसन पंत, जानना चाहेंगे, द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर हैं जहां पर दून विश्वविद्यालय में वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जहां तक 8 तारीख का सवाल है तो महामहिम राष्ट्रपति उत्तराखंड की सरजमी पर पहुंचेंगी और जो बॉडीगार्ड द प्रेसिडेंट आशियाना है वहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे और उसके अगला जो कार्यक्रम होगा लाल बहादुर शास्त्री जो प्रशासनिक अकादमी है वहां पर उनका संबोधन होगा जो मसूरी में स्थित है। यानी जो भावी आईएएस अधिकारी हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको वो संबोधित करेंगे। इसके बाद जो दून विश्वविद्यालय का दीक्षांत उसको करेंगी और मुख्य अतिथि वो शिरकत करेंगी और इस दौरान दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई हैं इसमें 650 अधिक छात्र छात्राएं हैं जिनको डिग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें 30 जो स्टूडेंट हैं बेहतर प्रदर्शन करने वाले उनको गोल्ड मेडल स्थापित दिया जाएगा और इसके अलावा जो पीएचडी होल्डर हैं 16 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। यानी उनको अवार्ड सेरेमनी के दौरान भी बतौर मुख्य अतिथि के हाथों एक मौका मिलेगा। इसके लिए दून विश्वविद्यालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और जहां तक राष्ट्रपति के दौरे का सवाल है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इसके लिए शासन स्तर से, पुलिस प्रशासन से और जो स्पेशल खुफिया एजेंसी है उनके जरिए पूरी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं और दोनों वैकल्पिक मार्ग इसके लिए खाली रखे हुए हैं। अगर प्लान बी और प्लान ए के तहत यानी राष्ट्रपति का जो 8 तारीख का प्रस्तावित दौरा है रात्रि निवास देहरादून में होगा, उसके बाद मसूरी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में संबोधन कार्यक्रम 9 तारीख को और 9 तारीख को ही देहरादून के दून विश्वविद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कोटद्वार में तमाम सख्ती के बाद भी भारी वाहनों में ओवरलोडिंग पर अंकुश नहीं लग रहा है। राजमार्ग हो या फिर अन्य मार्ग, बालू से लेकर अन्य सामग्री लेकर चलने वाले ट्रकों पर क्षमता से अधिक सामान ढोया जा रहा है जिससे आम लोगों को जानमाल का खतरा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा ओवरलोडिंग के लिए आज बीएल रोड पर अभियान चलाया गया है। इस दौरान 15 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा गया और चालान काटे गए। साथ ही स्कूल बसों की भी चेकिंग की गई, लेकिन फिर भी ट्रक मालिक या चालान निर्धारित क्षमता से अधिक ट्रकों पर सामान लोड करते हैं। इस दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर शिव कुमार ने बताया है कि सड़क सुरक्षा के अधिनियम के तहत किसी भी दशा में ओवरलोडिंग नहीं होने दी जाएगी।
ऐसी गाड़ियों के चालान किए गए हैं जिनसे आम जन के लिए कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, जो ओवरलोड है, ओवर हैंगिंग है, खतरनाक तरीके से वाहन को चलाते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, ट्रिपल राइडिंग जाते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति के लिए जो बेचारा ठीक ठाक चल रहा है, इनके द्वारा उस व्यक्ति को एक खतरे की संभावना बनी रहती है और कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून में बदलाव को करके धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल की कैद और 50,000 तक के जुर्माने की सजा तय की गई है। हरिद्वार के साधु संतों ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। धामी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए साधु संतों ने कहा कि इससे प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगेगी। आज बड़े स्तर पर साजिश के तहत देश में भारत में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, साधु संतों ने दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के लिए धर्मांतरण को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब कोई भी गैर हिंदू सनातन धर्म के बच्चों को बहलाकर जबरन धर्मांतरण नहीं करवाएगा। इसलिए वो अन्य प्रदेशों की सरकार से भी यही मांग करते हैं कि उत्तराखंड की तर्ज पर वो भी अपने राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू करे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा धर्म अंतरण कानून को लाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसके द्वारा हिंदू समाज को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि इस कानून के आने से गैर हिंदू धर्म के लोग अपने नाम परिवर्तन करके हिंदू धर्म के बच्चों को बरगला कर उन्हें शादी के लिए विवश कर उनकी हत्या तक कर देते थे। इस कानून से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। हाँ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए। विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे यहाँ धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का जो कार्य हो रहा है। और लोग अल्मोड़ा जिले के द्वारा हाट विकासखंड के देना गांव में गुलदार ने बुजुर्ग ग्रामीण को मार डाला। घटना के करीब 18 घंटे बाद बुजुर्ग का विषत शव बरामद किया गया। शरीर का आधा हिस्सा गुलदार खा चुका था। तहसील क्षेत्र में काली घाट पट्टी की कुमाली घाटी स्थित देना गांव का यहाँ के 65 वर्षीय मोहन रामघर से करीब 100 मीटर दूर निचले भूभाग पर गाय को घर लाने के लिए निकले थे, तभी झाड़ियों में पहले से घात लगाए गुलदार ने बुजुर्ग पर हमला बोल दिया। डीएफओ ने हिंसक वन्य जीव से हर हाल में निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। मौके पर ही स्वजनों को 50,000 रुपए की राशि भेज की गई। घटनास्थल पर वन कर्मियों से पिंजरा लगवाया तो ग्रामीण शांत हुए। उत्तराखंड में भी मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। लंबे समय से उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह और शाम को ठंड पड़ रही है, लेकिन दिन में खिल रही चटक धूप राहत दे रही है। और इसी क्रम में अब अगले 2 से 3 दिन पहाड़ों पर पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने की संभावना है, जिस कारण पहाड़ी इलाकों में सफर करने वालों के लिए चेतावनी जारी की गई, क्योंकि पानी की वजह से सड़क पर फिसलन रहती है, जिससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार फिलहाल प्रदेश में वर्षा के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लिहाजा अभी अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है और पहाड़ पर पाला पड़ने की संभावना है। भारतीय समाज में वैसे तो कई रस्म और परंपराएं हैं, रीति रिवाज प्रचलित हैं, लेकिन अनेक बार इसके किस्से देखने और सुनने को मिलते हैं जिसे देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में रहने वाले दुष्यंत चौधरी और मुजफ्फरनगर की रहने वाली सिमरन चौधरी के विवाह समारोह में, जिसमें सिमरन ने सभी परंपराओं को तोड़ते हुए घोड़ी पर बैठकर एक अलग ही परंपरा विकसित की। सिमरन की घुड़चढ़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, क्योंकि समाज में शादी की सभी रस्में लड़के और लड़की दोनों तरफ निभाई जाती है, जबकि घुड़चढ़ी की रस्म केवल वर पक्ष के द्वारा लड़के को घोड़ी पर बैठाकर निभाई जाती है। क्योंकि समाज में लड़कियां क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, इसलिए इस परंपरा में भी लड़की को लड़के के बराबर तवज्जो देते हुए इस परंपरा का आयोजन किया गया।